नमस्कार, डीडी न्यूज पर हमारे इस खास कार्यक्रम रिपोर्ट एट 10 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। दिन भर की सारी बड़ी खबरों को समेटे इस कार्यक्रम में बात होगी हर उस खबर की जो बनी है सुर्खियां। बताएंगे मौजूद जो ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता हैं इन खबरों के मायने। तो आइए शुरुआत करते हैं रिपोर्ट एट 10 की और डालते हैं अहम खबरों पर बारीकी से नजर। रिपोर्ट एट 10 की चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात होगी पीएम मोदी के पीटीआई को दिए गए साक्षात्कार की, जहां पीएम मोदी ने कहा है कि यूपीए कुप्रबंधन से देश के सौदेबाजी की ताकत कमजोर रही है। इसके अलावा साक्षात्कार की बड़ी बातें आपके साथ साझा करेंगे। दूसरी खबर हमारी होगी पश्चिम बंगाल में वोट की गिनती से पहले वोटर की छंटनी। क्या है इस खबर के मायने? पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम कटने का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या है इसके पीछे की वजह, यह बताएंगे आपको। तीसरी खबर, दिल्ली में जुटेगी दुनिया और यही तय होगा एआई का भविष्य। दरअसल एआई इंपैक्ट समिट 2026 को लेकर क्या है तैयारियां और कैसे भारत दिखाएगा दुनिया को अपनी टेक सुपर पावर, हर एक पहलुओं का करेंगे इन्हें उजागर अपनी खास रिपोर्ट के जरिए। चौथी खबर हमारी होगी हिमाचल में खाली खजाना और जिम्मेदारी पर सियासी जंग। दरअसल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुखू सरकार में आर्थिक संकट एक सियासी रूप ले चुका है। भाजपा और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर हमलावर है। क्या है इसके पीछे की वजह, दिखाएंगे आपको। पांचवी और अहम खबर हमारी होगी तमिलनाडु की, जहां पर चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन में हिस्सेदारी की जंग है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सत्तारूढ़ डीएमके कांग्रेस गठबंधन में सीट बंटवारे और सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर तनाव के संकेत मिलने लगे हैं। सियासत में क्या कुछ हो रहा है, हकीकत से रूबरू कराएंगे। छठी खबर हमारी होगी म्यूनिख में गूंजी भारत की आवाज, फैसले हमारे शर्तें हमारी। दरअसल म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री जयशंकर ने दुनिया को भारत की शक्ति का एहसास कराया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या व्यापक असर होगा, विस्तार से बताएंगे आपको। सातवीं खबर होगी एक सिक्योरिटी चेक और दुनिया भर में चर्चा। म्यूनिख में गेट पर क्यों रोके गए असीम मुनीर, पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर की जर्मनी में क्यों हुई फजीहत, दिखाएंगे इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी। इसके अलावा आठवीं खबर हमारी होगी 2 दशक बाद वापसी, अब वादों की असली परीक्षा। बांग्लादेश में बीएनपी की 2/3 बहुमत वाली जीत के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रियाएं तेज हो गई हैं। सियासी गठजोड़ क्या कहता है, इसको लेकर विस्तृत रिपोर्ट आपके साथ साझा करेंगे। नवी खबर हमारी होगी मिडिल ईस्ट में बढ़ती अमेरिकी ताकत, क्या जंग की आहट। अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई का खतरा लगातार मंडरा रहा है। क्या दोनों देशों में परमाणु वार्ता फिर से शुरू होने के बावजूद अमेरिका का ईरान पर हमला हो सकता है? इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, इस पर स्पेशल रिपोर्ट आपके साथ साझा करेंगे। 10वीं और अहम खबर आस्था, आराधना और महादेव का महापर्व महाशिवरात्रि। देश भर के शिवालयों में आस्था का विराट स्वरूप देखने को मिला है और किस तरह से श्रद्धालुओं ने इस पर्व को भक्ति भाव के साथ मनाया है, ये सब बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम रिपोर्ट एट 10 की और दिखाते हैं आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें। और आइए अब शुरुआत करते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने पीटीआई को दिए साक्षात्कार में बजट विकसित भारत इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा की है। क्या रही इस साक्षात्कार की अहम बातें, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकसित भारत समेत आने वाले 10 सालों की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल का बजट भारत को विकसित बनाने की आकांक्षाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस साल का केंद्रीय बजट भारत की विकसित राष्ट्र बनने की अभिलाषा को दर्शाता है। एक समाचार एजेंसी को दिए गए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार का बजट मजबूरी से निकला बजट नहीं और ये अब नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति में ना होकर हम तैयार हैं के पल से प्रेरित है। प्रधानमंत्री ने ये स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का कोई भी बजट सामान्य बही खाता दस्तावेज बनाने के लिए नहीं होता। उनका कहना था कि यही समय है, सही समय है कि भावना हमेशा उनके सरकार में रही है। प्रधानमंत्री ने भारत के व्यापारिक समझौतों के संदर्भ में कहा कि राजनीतिक स्थिरता और राजनीतिक भविष्यवाणी ने भारत में निवेशकों के विश्वास को बहाल किया है। उन्होंने बताया कि मजबूत विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और एमएसएमई ने भारत को व्यापार समझौतों को मजबूती से सौदा करने की स्थिति में लाकर खड़ा किया है।
प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि भारत के मुक्त व्यापार समझौते MSME के लिए कपड़ा, चमड़ा, रसायन, हस्तशिल्प, रत्न और अन्य क्षेत्रों में बाजार की पहुंच बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने यूपीए सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उनकी आर्थिक गलतफहमियों के कारण भारत मजबूत स्थिति में व्यापार समझौते करने में असमर्थ था। उन्होंने कहा कि उस समय की सरकार के दौरान बातचीत शुरू होती थी और फिर टूट जाती थी, लेकिन लंबी बातचीत के बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाता था। उन्होंने अपनी सरकार के सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कहा कि ये प्रतिबद्धता सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि काम में दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब भारत अपनी ताकत को पहचानता है तो विकास को लेकर हर कदम मजबूती से आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि ये बजट सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि विकास की एक नई दिशा है। बंगाल की सियासत में मतदाता सूची को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। नाम कट रहे हैं, नोटिस जारी हो रहे हैं और लाखों वोटरों पर तलवार लटकी है। क्या लोकतंत्र की नींव हिल रही है या सिस्टम खुद को साफ करने में जुटा है? पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम कटने का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को सुनवाई खत्म होने के बाद अब तक 6.5 लाख नाम कटने की संभावना जताई जा रही है। शनिवार शाम तक आंकड़ों के मुताबिक बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में गड़बड़ियों को दुरुस्त करने की प्रक्रिया चल रही है। अब तक सुनवाई के बाद 1,63,000 वोटरों को अयोग्य घोषित किया जा चुका है। हैरानी की बात यह है कि नोटिस मिलने के बावजूद 4,98,000 वोटर सुनवाई में पहुंचे ही नहीं। यहीं से बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये घोषित मतदाता थे? सुनवाई की प्रक्रिया में सभी लोग शामिल हो चुके हैं और दस्तावेज भी अपलोड हो गए हैं। करीब 1,63,000 आवेदन सही पाए गए हैं, जबकि ARO और ERO की तरफ से जांच जारी है। लगभग 15 लाख दस्तावेज अभी DO स्तर पर वेरीफाई होने बाकी हैं, लेकिन DO का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिनों में पूरी जांच पूरी कर ली जाएगी। इतना ही नहीं, अभी भी 15 लाख वोटरों के दस्तावेजों की जांच लंबित है। वहीं करीब 50 लाख मतदाताओं के दस्तावेजों का री-वेरिफिकेशन भी जारी है। दूसरी तरफ 42,501 लोगों ने खुद ही फॉर्म 7 भरकर अपना नाम मतदाता सूची से हटाने की मांग की है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि राज्य में मतदाता सूची को लेकर गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं। उंगलियां सीधे राज्य सरकार और प्रशासनिक मशीनरी पर उठ रही हैं, जिसकी अगुवाई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं। जाहिर है वोटर लिस्ट की सफाई का ये मुहिम राज्य के चुनावी समीकरणों को भी बहुत हद तक प्रभावित करेगा। नई दिल्ली अब सिर्फ सत्ता का केंद्र नहीं बल्कि भविष्य की नीति का भी केंद्र बनने जा रहा है। AI की नीति और दिशा तय करने के लिए दुनिया के शीर्ष नेता और टेक दिग्गज भारत में जुटेंगे। 16 फरवरी से भारत मंडपम में AI इम्पैक्ट समिट का आयोजन होगा, जो कि वैश्विक टेक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत का बड़ा संकेत माना जा रहा है। दुनिया की अगली टेक्नोलॉजी क्रांति की पटकथा अब भारत की धरती पर लिखी जाएगी। भारत की राजधानी नई दिल्ली में सोमवार से AI इम्पैक्ट समिट की शुरुआत होने जा रही है। ये टेक्नोलॉजी जगत का एक बड़ा इवेंट है, जिसको लेकर भारत में बड़ी तैयारियां की गई हैं। 16 से 20 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम में देश का अब तक का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे। AI इम्पैक्ट समिट इवेंट में दुनिया भर से लोग शामिल होने जा रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 2 लाख के करीब है। इसमें कई देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई बड़ी टेक कंपनियों के CEO भी शामिल हैं। इस इवेंट में 7 देशों के राष्ट्रपति, 2 देश के उपराष्ट्रपति और 9 देश के प्रधानमंत्री और दुनिया भर के बड़ी टेक कंपनियों के CEO और उनके मालिक शामिल होंगे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने भारत को एक बेहद सफल उभरती अर्थव्यवस्था बताया और कहा कि वैश्विक मामलों में भारत का प्रभाव लगातार मजबूत हो रहा है। मैं इस शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए भारत को दिल से बधाई देता हूँ। एक तेजी से उभरती हुई बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में भारत अब सिर्फ वैश्विक अर्थव्यवस्था में ही नहीं बल्कि वैश्विक मामलों में भी अहम और बढ़ती भूमिका निभा रहा है। ऐसे सम्मेलन के लिए भारत बिल्कुल सही जगह है। AI इम्पैक्ट समिट में भविष्य की तकनीक, डिजिटल गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा और नीति निर्माण जैसे अहम मुद्दों पर वैश्विक मंथन होगा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब केवल तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और कूटनीति का अहम आधार बन चुका है। ऐसे में इस वैश्विक समिट की मेजबानी भारत के बढ़ते तकनीकी और रणनीतिक प्रभाव को भी दर्शाती है। नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहा एआई इम्पैक्ट समिट भारत की टेक नेतृत्व की दावेदारी को मजबूती देता नजर आ रहा है। जब दुनिया के शीर्ष नेता और टेक कंपनियों के प्रमुख एक मंच पर जुटेंगे तो ये सिर्फ एक सम्मेलन नहीं, बल्कि भविष्य की तकनीकी को एक नई दिशा देने वाला अहम पड़ाव साबित हो सकता है। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में बजट सत्र से पहले खजाने की हकीकत ने सियासत का पारा चढ़ा दिया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार आर्थिक संकट का ठीकरा केंद्र और पिछली सरकार पर फोड़ रही है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को लेकर भी सियासत चरम पर है। सरकार इसे अपना हक बता रही है तो वहीं भाजपा इसे सरकार की नाकामी का बहाना बता रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार में आर्थिक संकट एक सियासी रूप ले चुका है। भाजपा और कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। सुक्खू सरकार द्वारा बुलाई सर्वदलीय बैठक में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार देखने को मिली। एक तरफ सरकार आरडीजी को प्रदेश का संवैधानिक हक बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष ने प्रदेश सरकार पर अपनी नाकामियों को छुपाकर भाजपा पर ठीकरा फोड़ने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार द्वारा बजट सत्र को लेकर जारी असमंजस पर भी बवाल जारी है। 16 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर न सत्र की अवधि स्पष्ट है, न ही विधायकों को कोई जानकारी दी गई है। ऐसे में हिमाचल में आर्थिक संकट के बीच राजनीतिक संकट भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री इसके लिए पूरी तरह से विपक्ष और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रूटीन्स की स्टैंडिंग टॉक्स तो होती ना, जैसे कि पीएमजीएसवाई मिल रहा है, ये मिल रहा है, आरडीजी के मामले में नहीं आ रहे थे तो उन्होंने बहाना पकड़ा और इस बैठक से उठकर चले गए। वहीं भाजपा ने सुक्खू सरकार पर जानबूझकर खुद की नाकामियों को छिपाने और दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का आरोप मढ़ा है। भाजपा ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य को उचित फंड मुहैया करवाने की बात कही है। बात जब राजनीतिक एजेंडा है, पॉलिटिकल ही मूव देना है आपने, तो ऐसी सूरत में हमको उचित नहीं लगा कि हम अंदर बैठक में बैठे। इधर आर्थिक संकट के बीच हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश सरकार ने फिर से ओपीएस को जारी रखने का दम भरा है। हिमाचल प्रदेश में खजाना खाली है लेकिन सियासत पूरी तरह भरी हुई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार आर्थिक मोर्चे पर जवाब देने के बजाय जिम्मेदारियां ढूंढने में व्यस्त है। कर्मचारियों का डीए अटका है, पेंशनर्स नाराज हैं, एम्बुलेंस ठप है, युवा रोजगार की राह ताक रहे हैं, लेकिन सरकार के पास ठोस रोड मैप कम और आरोपों की फहरिस्त ज्यादा है। तमिलनाडु में चुनाव अभी कुछ वक्त दूर है, लेकिन सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा है। सहयोगी दलों के बीच सीटों और सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर सवाल सामने आने लगे हैं। क्या डीएमके और कांग्रेस के बीच में सब कुछ सामान्य है या फिर गठबंधन के भीतर ही नई सियासी पटकथा लिखी जा रही है? चुनाव अभी दूर है, लेकिन गठबंधन की दीवारों में दरार की आहट अभी से सुनाई देने लगी है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सत्तारूढ़ डीएमके कांग्रेस गठबंधन में सीट बंटवारे और सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर तनाव के संकेत मिलने लगे हैं। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर की हालिया सोशल मीडिया पोस्ट ने दोनों दलों के बीच पावर शेयरिंग को लेकर अटकलों को फिर से हवा दे दी है। विवाद उस वक्त और गहरा गया जब तमिलनाडु सरकार में मंत्री राजा कन्नप्पन ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि डीएमके आगामी विधानसभा चुनाव में 160 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पार्टी को भरोसा है कि वो 160 सीटों पर जीत सकती है। उनके इस बयान पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने सवाल उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 2021 में आपने 173 सीटों पर चुनाव लड़ा और 133 सीटें जीती। हम उन सीटों के बारे में पूछ रहे हैं जहां आप हारे थे। उन्होंने आगे कहा कि सत्ता में हिस्सेदारी जरूरी है, सत्ता में भागीदारी हमारा अधिकार है, फैसला जनता करेगी। कांग्रेस नेता टैगोर की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब राज्य सरकार में कांग्रेस की भागीदारी को लेकर लगातार चर्चा और खंडन हो रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई में एक कार्यक्रम में साफ किया था कि तमिलनाडु में गठबंधन सरकार की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रहेगा, लेकिन सरकार में सत्ता साझेदारी का कोई प्रावधान नहीं होगा। इससे कांग्रेस के कुछ नेताओं की मंत्री पद की मांगों पर विराम लग गया। फिलहाल गठबंधन जारी है, लेकिन बयानबाजी ने ये संकेत दे दिए हैं कि अंदर खाने में सब कुछ सहज नहीं है।
अब नजर इस बात पर होगी कि ये सियासी साझेदारी चुनाव तक मजबूती से टिकी रहती है या फिर रास्ते में नए समीकरण जन्म लेते हैं। दुनिया का कोई भी बड़ा मंच हो, अगर वहां बात भारत की हो रही है और सामने विदेश मंत्री एस जयशंकर खड़े हैं, तो समझ लीजिए कि जवाब दो टूक मिलने वाला है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में एस जयशंकर ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिक गई। एस जयशंकर ने साफ कहा कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता कोई किताबी शब्द नहीं बल्कि हमारी विदेश नीति की नींव है। ऐसे में एफटीए से लेकर कच्चे तेल की खरीदारी तक भारत का हर फैसला नेशन फर्स्ट की सोच से तय होता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जर्मनी की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में शामिल हुए। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान पहली बार भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील के बीच बहुपक्षीय वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान जयशंकर ने जर्मनी की विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के साथ पैनल चर्चा में हिस्सा लिया। मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर अपने बीच एक नया रिश्ता बना रहे हैं। बस उस स्तर की सहजता लाने के लिए हमें थोड़ा सा साथ में प्रयास करना होगा और मुझे लगता है ये आराम से हो सकता है। वहीं कच्चा तेल के आयात पर भारत के रुख को लेकर जारी कयासों पर भी एस जयशंकर ने पूर्ण विराम लगा दिया। जयशंकर ने स्पष्ट कहा कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और देश की ऊर्जा खरीद, लागत, जोखिम और उपलब्धता जैसे कारकों से तय होगी। दुनिया अब ऐसी दिशा में बढ़ रही है जहां फैसले किसी एक जगह से नहीं बल्कि कई अलग अलग और अपने अपने तरीके से काम करने वाले केंद्रों से लिए जाएंगे। विदेश मंत्री ने सम्मेलन में भारत का पक्ष रखते हुए G7 देशों के अपने समकक्षों से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के समर्थन को दोहराया। साथ ही कहा कि कोविड-19, यूक्रेन संघर्ष, अमेरिकी नीति और चीन के उदय जैसे कारकों का वैश्विक प्रभाव पड़ा है। हालांकि तमाम उठापटक के बाद भी दुनिया बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने केवल भारत की बात नहीं की बल्कि पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास भी कराया। उन्होंने साफ कहा कि अगर आज दुनिया किसी एक देश पर आश्रित नहीं है तो उसमें भारत जैसे मजबूत देश की अहम भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के सबसे बड़े मंचों में से एक म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का एक वीडियो सोशल मीडिया में चर्चा में बना हुआ है। दरअसल कॉन्फ्रेंस में एंट्री के दौरान सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनसे उनका पहचान पत्र दिखाने के लिए कहे जाने का ये दृश्य वैश्विक स्तर पर सुर्खियों में है। आसिम मुनीर जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान एंट्री पॉइंट पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आगे बढ़ने से पहले अपना पहचान बैच दिखाने के लिए कहा। वीडियो में देखा जा सकता है कि सुरक्षा अधिकारी उन्हें रुकने और अपना आईडी कार्ड स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए कहते हैं। इसके बाद सुरक्षा औपचारिकताएं पूरी होने पर उन्हें अंदर जाने दिया गया। बताया जा रहा है कि म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में सभी प्रतिनिधियों की मल्टी लेयर सुरक्षा जांच अनिवार्य होती है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख सहित सभी प्रतिभागियों को अपने आधिकारिक पास और पहचान पत्र दिखाने होते हैं। हालांकि इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और इसको लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। इस बीच जय सिंध मुत्ताहिदा महाज नामक एक सिंधी राजनीतिक संगठन ने सम्मेलन में आसिम मुनीर की मौजूदगी पर आपत्ति जताई है। संगठन के चेयरमैन शफी बुरफत ने इसको लेकर बयान जारी करते हुए पाकिस्तान की सैन्य भूमिका की आलोचना की है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान पद से नहीं पास से होती है। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में आसिम मुनीर के साथ हुआ यह छोटा सा सिक्योरिटी चेक बड़ा संदेश लेकर गया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर कदम प्रोटोकॉल से चलता है और हर दृश्य दुनिया को कुछ न कुछ सिखा देता है। सड़कों पर जुनूनी आवाम, व्यवस्था परिवर्तन की आग में जलता प्रशासन। जुलाई 2024 में शुरू हुआ क्रांति का चक्र बांग्लादेश में 13वें आम चुनाव के संपन्न होने के साथ पूरा हो गया। अनिश्चितता के एक लंबे दौर के बाद इस चुनाव ने तारिक रहमान के नेतृत्व में बीएनपी की 2 दशक के बाद सत्ता में वापसी करवाई है। बांग्लादेश में बीएनपी की 2/3 बहुमत वाली जीत के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक तारिक रहमान 17 फरवरी को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह राजधानी ढाका स्थित जतीय संसद भवन के साउथ प्लाजा में आयोजित किया जा सकता है, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त AMM नसीरुद्दीन उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसके साथ ही नए मंत्रिमंडल का गठन भी किया जाएगा।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसी बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान ने राष्ट्रीय एकता का आह्वान करते हुए कहा कि नई सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता कानून व्यवस्था बहाल करना होगा और किसी भी प्रकार की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह के लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। समारोह में 1000 मेहमानों के आने की उम्मीद है। नई सरकार के गठन के साथ ही बीएनपी ने भारत के साथ संबंधों को नए सिरे से स्थापित करने की इच्छा जताई है। बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान के सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा कि दोनों देशों को पारस्परिक लाभ के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में विदेश मंत्री एस जयशंकर के शामिल होने और पीएम मोदी के तारिक रहमान को बधाई देने वाले फोन कॉल को सकारात्मक कूटनीतिक कदम बताया है। गुरुवार को हुए संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को 209 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि सहयोगी दलों के साथ यह आंकड़ा 212 तक पहुंच गया। वहीं बांग्लादेश जमात इस्लामी ने 68 सीटों पर जीत दर्ज की। चुनाव के साथ ही जुलाई चार्टर पर आधारित संवैधानिक जनमत संग्रह भी कराया गया, जिसे देश के राजनीतिक भविष्य के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। प्रचंड जनादेश के बाद बांग्लादेश में एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। तारिक रहमान के सामने देश में स्थिरता बहाल करने, कानून व्यवस्था को मजबूत करने और क्षेत्रीय संबंधों को संतुलित रखने की बड़ी चुनौती होगी। आने वाले समय में नई सरकार के फैसले देश की आंतरिक राजनीति के साथ पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंधों की दिशा तय करेंगे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बढ़ती मौजूदगी ने अब एक नए तनाव को जन्म दे दिया है। दरअसल अमेरिका ईरान के करीब अपने ताकतवर विमान वाहक पोतों को तैनात कर रहा है। ऐसे में अमेरिका के विमान वाहक पोत जैसे अब्राहम पहले से ही वहां पे मौजूद हैं, साथ ही अब गेराल्ड आर फोर्ड को भी वहां पर तैनात किया जा रहा है, जो इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब सिर्फ कूटनीति ही नहीं बल्कि सैन्य विकल्प भी खोले हुए है। अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई का खतरा लगातार मंडरा रहा है। दोनों देशों में परमाणु वार्ता फिर से शुरू होने के बावजूद अमेरिका का ईरान पर हमला हो सकता है। ऐसे में अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ कई हफ्तों तक चलने वाली लड़ाई की तैयारी कर रही है। अमेरिका इसके लिए ईरान के पास सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। रॉयटर्स ने 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि ईरान से लंबे समय चलने वाली लड़ाई की तैयारी बड़े पैमाने पर हो रही है। दोनों अफसरों ने दावा किया कि इस बार लड़ाई दोनों देशों के बीच पहले से ज्यादा गंभीर हो सकती है। ये बीते साल जून की तरह नहीं होगा, जब अमेरिका ने इजरायल के पक्ष में आते हुए ईरान में रात को हवाई हमले किए थे। अब की बार दोनों देशों में एक लंबी लड़ाई हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर ईरान के आसपास मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री जमा हो रही है। ट्रंप ने इस हफ्ते मिडिल ईस्ट में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड भेजने का आदेश दिया। ये विमान वाहक पोत 75 से अधिक विमानों को एक साथ सहायता प्रदान कर सकता है। दोनों अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इस बार अमेरिका मिलिट्री न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ईरानी सरकार के महत्वपूर्ण ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। ऐसे में ये अभियान लंबा खींच सकता है। अमेरिकी पेशबंदी के बीच ईरान के कुख्यात रेवोल्यूशनरी गार्ड ने भी चेतावनी दी है कि ईरान पर हुए हमले जवाब क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमले से होगा। अमेरिका के जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई और तुर्की में बेस हैं। अब सवाल यह है कि अमेरिका की तरफ से जारी जो भी गतिविधि जारी है उसकी वजह से क्या अब दबाव की रणनीति पर अमेरिका आगे बढ़ रहा है या मिडिल ईस्ट एक नए वॉर यानी कि युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। देश भर में आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। इस दौरान 12 ज्योतिर्लिंगों और प्रमुख शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा और पूरे दिन भर हर हर महादेव और जयघोष के जयकारे गूंजते रहे। भक्तों ने जलाभिषेक और विशेष पूजा अर्चना कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। महाशिवरात्रि के अवसर पर आज देश भर के शिवालयों में आस्था का विराट स्वरूप देखने को मिला। गुजरात के और इस वक्त